हेलो स्टूडेंट्स। आज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ अपन कंटिन्यू रखेंगे एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में आज अपन पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड ऑल्सो राइबोसोम। ये तीन टॉपिक अपन आज लेने वाले हैं एंड इसको बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से क्लियर करेंगे, एक एक वर्ड क्लियर करेंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हियर वी गो विद आवर today's topic, that is the mitochondria. Okay. If we talk about the mitochondria, तो माइटोकॉन्ड्रिया पहली बात आपकी एक ऐसी ऑर्गेनेली है, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है। ठीक है, एंड दूसरी बात, आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेली है। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेली है, जिसकी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी एटीपी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको उन सेल्स में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा काम करती है। ठीक है, जिनमें एक्सेसिव वर्कलोड होता है। ठीक है, एक्सेसिव वर्कलोड होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर अगर अपन बोलेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियन unless specifically stained are not easily visible under the microscope। जब तक कि आप माइटोकॉन्ड्रिया को स्पेसिफिकली नहीं देखना चाहते कि हमें सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही देखना है, उसको पर्टिकुलरली स्टेन करना पड़ता है। ठीक है, तभी आप उसको देख सकते हो। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है। द नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जितनी उसकी पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, उस हिसाब से आपका जो सेल है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी उस हिसाब से उसका जो सेल है उसमें उतना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ द वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। नाउ टिपिकली इट इज अ सॉसेज शेप्ड और क्लिनिकली हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये कैसा शेप का होता है? सॉसेज शेप का होता है। ठीक है, सॉसेज शेप, आपने वो कप और वो नीचे एक प्लेट लगी होती है ना, उसको बोलते हैं सॉसेज। तो ठीक है, तो सॉसेज शेप जैसा होता है, या फिर से सिलिंड्रिकल भी बोल दो, उस शेप का होता है, जिसका डायमीटर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और लेंथ उसकी कितनी होती है? 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये गलत यहाँ पर पॉइंट आउट हो गया, कोई बात नहीं। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है। मतलब यहाँ पे दो मेम्ब्रेन होंगी, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। यहाँ अगर आप देखोगे पिक्चर में, तो यहाँ पर एक आपको मेम्ब्रेन ये दिख रही है। दिस इज योर आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन एंड ये वाली जो मेम्ब्रेन है, दिस इज योर इनर मोस्ट मेम्ब्रेन, एंड इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपको इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस देखने को मिल रही है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस देखने को मिल रही है। ठीक है, नाउ it's lumen distinctly into two aqueous compartment, that is the outer compartment and the inner compartment. So basically ये आपके दो compartment हो गए, एक ये वाला compartment, this is your inner compartment, and इसके बाहर वाला is your आउटर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट में आपके मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा, डीएनए भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंड इन फोल्डिंग्स को हम क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टे बोल रहे हैं। गोल्जी अपैरेटस में अपन ने सिस्टर ने बोला था, यहाँ पे क्रिस्टे बोल रहे हैं। ठीक है, नाउ द inner compartment is filled with the dense homogeneous substance which is called matrix, as I have said in the previous slide. The outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. Now the inner membrane forms a number of enfoldings which is called crystal, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, towards the matrix। उन फोल्डिंग्स को हम क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टे बोल रहे हैं। ठीक है, द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया। जब भी आपकी फोल्डिंग जहाँ पे होगी, जहाँ पर भी इनर फोल्डिंग इस तरीके से होंगी, आप समझ जाना कि इसका मेन मकसद है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का।
Two membrane have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function. ये दोनों ही membranes पे अपने अपने एक particular enzymes होते हैं और इनका अपना particular एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. नाउ माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ विच रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन. यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की हेल्प से एटीपी का प्रोडक्शन होता है. दे प्रोड्यूस अ सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस दीज आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है पूछ लिया जाए. The matrix also possesses a single circular DNA molecule in the form of incorrect or correct statement. ये पूछा जा सकता है तो आप लोगों को कंफ्यूजन में डालने के लिए, क्योंकि आप ये समझोगे कि यार सेल ऑर्गेनेली में डीएनए क्यों प्रेजेंट होगा या राइबोसोम क्यों प्रेजेंट होगा, सो आप गलत आंसर लगा के आ जाओगे. बट एक्चुअल में हमारे पास ये दो ऐसी ऑर्गेनेली हैं, दैट इज द प्लास्टिड एंड योर माइटोकॉन्ड्रिया, जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. क्योंकि प्रीवियस लाइफ में, मतलब जब सेल्स बनना चालू ही हुई थी, जो मॉलिक्यूल्स बन ही रहे थे, आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लास्टिड्स थे ये अलग अलग थे. ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज थी. एक माइटोकॉन्ड्रिया अलग था, प्लास्टिड अलग था. ठीक है, लेकिन कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट सेट हुआ कि आपके जब प्लांट सेल बन रहा होगा तब उसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया एक साथ और प्लास्टिड भी आ गया, क्लोरोप्लास्ट भी आ गया. ठीक है, सो दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम. ठीक, लेकिन यहाँ पर राइबोसोम कौन सा है, 70S टाइप का है. ये याद रखना, हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स जो है उनमें 80S का राइबोसोम पाए जाते हैं. वहीं पे आपके जो बैक्टीरिया हो गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया एंड आपका प्लास्टिड हो गया, इसमें आपको 70S के राइबोसोम मिलेगा. ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आपका माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड भी कर सकता है बाय फिजन. ठीक है, मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन कर सकता है. ठीक है, सो ये हो गया आपका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट. नाउ आई होप ये पूरा स्लाइड जो है, ये दोनों स्लाइड्स जो है आपको समझ में आई होगी, इवन दिस डायग्राम. अब यहाँ पर आप एक ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, F0 M1 पोर्शन, ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको इनर मेम्ब्रेन में दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली आपका एटीपी प्रोडक्शन करवाता है. ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन करवाता है. जब अपन प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना, तब वहां पर मैं इस पर्टिकुलर चीज को, जब रेस्पिरेशन वाला पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं वहां पर, तो वहां पर ये सेम एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से दी है. तो वहाँ पर इसकी पूरी मैकेनिज्म कैसे एटीपी प्रोडक्शन होगा वो मैं वहाँ बताऊंगी. सो स्टे ट्यून विद दिस चैनल. नाउ अब अगर अपन बात करें हमारे सेकंड ऑर्गेनेली ऑफ द डे की, दैट इज योर प्लास्टिड्स. सो प्लास्टिड्स आपको कहाँ मिलेंगे, प्लास्टिड्स आपको प्लांट्स में ही मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ. ठीक है, एंड अगेन ये भी आपके कैसे है, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. ठीक है, एंड प्लास्टिड्स जो होते हैं वो आपको प्लांट सेल्स और यूग्लोनॉइड्स में देखने को मिल जाता है. दे आर इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज. इनका साइज काफी बड़ा होता है, जिसकी वजह से आप इनको बिना स्टेन करे माइक्रोस्कोप में देख सकते हो. दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, इनके अंदर एक स्पेसिफिक पिगमेंट्स होता है जो जिसकी वजह से प्लांट्स को कलर मिलता है. ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ अ पिगमेंट, किस तरीके का पिगमेंट प्रेजेंट है आपके इस प्लास्टिड में, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. नाउ अब यहाँ पर देखते जाना, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरो. ठीक है, सी फॉर क्लोरो, सी फॉर क्लोरोफिल. इसमें क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, जिसका काम क्या होता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा. ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड पिगमेंट होगा, और इसका काम क्या होता है, ये जो भी हमारा लाइट एनर्जी है उसको ट्रैप करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए. अब क्रोमोप्लास्ट, नाम से पता चल रहा है, क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर. सो ये बेसिकली इसमें फैट सॉल्युबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट, ये वाला क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है.
ठीक है। फैट सॉल्युबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट जैसे कि आपके कैरोटीन ज़ेनथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट को येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। सो ये कलर देने का काम करता है कौन? क्रोमोप्लास्ट। अब वहीं पे मैं ल्यूकोप्लास्ट की बात करूँ, अगेन इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी ये लाइन जो है क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। The leucoplasts are the colorless plastids. So basically ल्यूको का मतलब ही वाइट होता है। आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका भी नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। सो दीज आर आल्सो वाइट प्लास्टिड्स। सो ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। इनके शेप और साइज वेरी करते हैं। और मेन पार्ट, ये अमाइलो प्लास्ट कहलाते हैं जब ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं, जैसे कि पोटैटो। ये इलायोप्लास्ट के कहलाते हैं जब ये ऑयल स्टोर करते हैं, फैट स्टोर करते हैं। एंड ये एल्यूरोप्लास्ट कहलाते हैं जब ये प्रोटीन स्टोर करते हैं। सो इसको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। लाइक आप अगर जैसे 2 याद रख लोगे, तीसरा आपको अपने आप ही याद हो जाना है। अगर मैं एल्यूरोप्लास्ट की बात करूँ तो तुम लोगों ने एल्यूरोन लेयर के बारे में सुना होगा, एल्यूरोन लेयर के बारे में सुना होगा। सो ये बेसिकली मोनोकोटिलिडन्स में आपको सीड की वॉल में मिलती है ना। वहाँ पर एल्यूरोन लेयर किससे बनी होती है? प्रोटीन से ही बनी होती है। सो तुम उसे याद रख सकते हो, एल्यूरोप्लास्ट। नाउ इलायोप्लास्ट की अगर स्पेलिंग देखोगे तो इसमें तुम्हें ऑयल की स्पेलिंग अपने आप देखने को मिल जाएगी। तो इससे याद रख सकते हो कि ऑयल ऑफ फैट्स आपको इलायोप्लास्ट में देखने को मिलेगा। अब सिंपल है, अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा। अमाइलेज जो हमारा एक एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में काम करता है। सो उससे याद रख सकते हो कि अमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है। नाउ अगर अब अपन आगे बढ़े, सो मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड ऑन इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट आपको कहाँ मिलेगा? जो ग्रीन प्लांट होता है ना, उसके अंदर जो मीजोफिल सेल्स होती हैं। ठीक है। सो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, सो ये अगर हमारा लीफ है, ठीक है। मेसोफिल सेल्स जो हैं वो आपको इस तरीके, और इसका मैं अगर एक क्रॉस सेक्शन लूँ तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। ये डॉर्सी वेंट्रल है, तो यहाँ पर भी मेसोफिल सेल्स इस कुछ तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपके प्लास्टिड्स प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। There are lens-shaped, oval, spherical, discoid, or even ribbon-like organelle having length of about 5 to 10 micrometer and width about 2 to 4 micrometer. अ, अभी तक के सिनेरियो ऐसा है कि ज़्यादातर ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इस पर्टिकुलर चीज़ की, क्लोरोप्लास्ट की, पूछी नहीं जा गई है। बट इन केस वो आपको दे सकते हैं एज अ इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट के तौर पे, या ट्रू या फॉल्स के तौर पे। सो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो कि 5 to 10 माइक्रोमीटर का लेंथ है, 4 to 4 माइक्रोमीटर का विड्थ है। Now, their number varies from 1 per cell of the Chlamydomonas green alga to 20 to 40% cells in the mesophyll। मतलब वो ये बता रहा है कि एक से लेके कई सारे सेल्स में सॉरी एक से लेके 20 to 40% तक रेंज कर सकते हैं ये। मतलब ऐसे समझ लो कि एक सेल में एक ऑर्गेनेली भी हो सकती है ये, और एक सेल में ये 40% तक भी जा सकता है इसकी क्वांटिटी। ठीक है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी डबल, ये भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है ऑफ द टू। द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। ठीक है। कैसी है? लेस परमिएबल होती है, मतलब ये बहुत कम मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है अंदर आने के लिए। नाउ द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अब यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर देखो। सो ये वाला जो पार्ट है ना, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है, दैट इज नोन एज योर स्ट्रोमा। ये वाली तो बाहर, ये जो लेयर हो गई, ये तो क्या है? दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्ट्रोमा। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? स्ट्रोमा। नाउ a number of organized flattened membranous sacs called the thylakoids are present in the stroma. अब
इनको क्या बोलते हो आप? थाइलेकॉइड्स बोलते हो। ये सिर्फ एक गोल जो आपको दिख रहा है ना, गोल शेप में जो दिख रहा है, सिर्फ सिंगल, ठीक है, सिर्फ सिंगल, दिस इज नोन एज योर थाइलेकॉइड्स। और जब बहुत सारे थाइलेकॉइड्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक अटैच हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। ठीक है। Thylakoids are arranged in a stack like piles of a coin called granum or the intergranal thylakoid. In addition, there are flat membranous tubule called stroma lamellae. अब यहाँ पर ये जो कनेक्टिंग ब्रिज देख रहे हो तुम, इस तरीके से जो आपस में बहुत सारे ग्रेना को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, दिस इज नोन एज योर स्ट्रोमा लैमेले। इसको क्या बोलोगे आप? स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है, स्ट्रोमा लैमेले। ठीक। नाउ द thylakoids of the different grana. The membrane of the thylakoid encloses the space called lumen. अब ये हो गया हमारा क्या? स्ट्रोमा। अब इस thylakoid को जब मैं जूम इन करूंगी तो ये thylakoid की ये membrane हो गई सिंगल membrane, और इसके अंदर जो स्पेस होगी उसको मैं बोलूंगी ल्यूमेन। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे सिंगल thylakoid लेके एक प्लास्टिड का स्ट्रक्चर बनाऊं, so this is your outer membrane, this is your inner membrane of the chloroplast. This is the stroma. ये क्या है? ये स्ट्रोमा है। अब मैं खाली थैलेकॉइड बना रही हूँ एक, तो इसके अंदर ये एक थैलेकॉइड हो गया, और ये हो गया क्या? ल्यूमेन। ये क्या हो गया? ल्यूमेन। ठीक है। और ये क्या है? दिस इज योर थैलेकॉइड। क्या है ये? थैलेकॉइड। तो बेसिकली जब मैं नीट की तैयारी कर रही थी ना, तब मेरे को बड़ा कंफ्यूजन होता था कि क्या है स्ट्रोमा, क्या है थैलेकॉइड, क्या है ल्यूमेन। सो आई होप आपको ये वाली चीज तो कंफ्यूजन अब नहीं देगा, ये पूरा जो सीन है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। Now, the stroma of the chloroplast contain enzyme required for the synthesis of the carbohydrate and protein. So, stroma में आपके कुछ enzymes present होते हैं जो कि carbohydrates और protein बनाने में help करता है। Now, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहली वाली स्लाइड पे कि इसमें भी small double stranded circular DNA present होता है और राइबोसोम present होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन दी थाइलेकॉइड। क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? थाइलेकॉइड में प्रेजेंट होता है। एंड द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, दैट इज 70s देन दी साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। मतलब यूकैरियोटिक सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसमें 80s होता है, लेकिन वहीं पे क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो उसमें 70s राइबोसोम होता है। ठीक है। सो आई होप यहाँ पर भी एनसीईआरटी की एक एक लाइन तुमको एक एक वर्ड क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। दैट इज द लास्ट द राइबोसोम। सो अगर अपन राइबोसोम्स की बात करें तो सबसे पहली बात, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली नहीं होती। ठीक है। ये आपके प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों ही सेल्स में पाई जाती है। एंड तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपको प्रोटीन सिंथेसिस करके देगा। ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होती है। एंड ये आपके जो राइबोसोम्स होते हैं, इनके दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है लार्ज सब यूनिट और एक होता है स्मॉल सब यूनिट। नाउ ये एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है जो कि फर्स्ट जॉर्ज पैलेट ने डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से हम इन्हें पैलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं। पैलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं। तो ये चीज याद रखना, इसको लिख लेना कि इनको पैलेट पार्टिकल्स भी बोला जाता है। ठीक है। सो दीज आर योर पैलेट पार्टिकल्स विच वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट इन 1953। नाउ दे आर कंपोज्ड ऑफ अ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s while प्रोकैरियोटिक में कितने होते हैं? 70s। ईच राइबोसोम हैज टू सब यूनिट, लार्जर एंड स्मॉलर, जैसे कि यहाँ बताया। द टू सब यूनिट, अब 80s का जो बड़ा वाला सब यूनिट है वो 60s का है, एंड छोटा वाला जो सब यूनिट है उसका 40 सेडिमेंटेशन है। एंड वहीं पे अगर मैं 70s की बात करूं
तो वो 50s का और 30s में डिवाइडेड है, ठीक है। सो दीज आर योर सिडबर्ग्स यूनिट। यहाँ पे है एस क्या है, सिडबर्ग्स यूनिट। बेसिकली ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होते हैं एंड इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, ठीक है। सो ये लार्ज सब यूनिट कितने यूनिट पे सेडिमेंट हुआ है उसको हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। एंड बोथ 70s एंड 80s सब यूनिट्स कंपोज ऑफ टू सब यूनिट्स, ठीक। सो दिस कंप्लीट्स योर होल वीडियो टिल राइबोसोम। बाकी के ऑर्गेनेलीज अपन कल पढ़ेंगे। सो आई होप ये पूरा वीडियो तुमको समझ में आया होगा एंड आपने एक एक चीज एनसीईआरटी की लाइन जो है वो अच्छे से समझी होगी। एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।